हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का विज्ञान भाग 2, जिसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब जितने भी जीव हैं यहाँ जैव मंडल में, वो सभी प्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए यानी कि अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों का अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। अब सभी जीवों जैव मंडल में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी को अपना उत्तम स्वास्थ्य यानी कि वह कभी बीमार ना पड़े, उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि यानी कि शारीरिक वृद्धि, जब आप लोग बच्चे थे, आप लोगों को चलना नहीं आता था, चलते उसके बाद चलना सीखे, उसके बाद 2 साल का हुए, 2 साल से 4 साल, 4 साल से 6 साल, इस तरह हमारी शारीरिक वृद्धि हुई। विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए, गतिशीलता मतलब होता है जैसे हम लोगों में गति पाई जाती है, चलने की क्रिया। हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे चलने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, हंसने का काम करते हैं। इन सब की गतिशीलता यानी कि निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों में पोषण की ज़रूरत होती है। अब अगला है जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। यानी कि जंतु के द्वारा जो भोजन ग्रहण किए जाते हैं यानी खाए जाते हैं, उनकी अवयवों की संरचना यानी कि उनकी कणों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है। यानी कि जो भोजन हम लोग खाते हैं उनसे शरीर कई प्रकार के जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि का संश्लेषण करता है, यानी कि उस भोजन से निकाल लेता है, जिसमें कुछ हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। यानी कि उसमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हम जो भोजन करते हैं यानी कि हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किए जाते हैं उसमें कई पदार्थों का संश्लेषण करता है हमारे शरीर उसमें से कई प्रकार के लाभदायक पदार्थों को निकाल लेते हैं, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। अब उसमें से कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ अवशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के उपयोग में नहीं आते हैं, वह पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब शरीर में संश्लेषण की इस संपूर्ण प्रक्रिया यानी कि इस पूरे प्रक्रिया को, जिसमें भोजन हमारे मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, उसके बाद हमारे शरीर से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है और कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अपने भाषा में हम कहते हैं कि हमारे शरीर में भोजन पच गया। अब अगला है छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। अब देखिए, भोजन ग्रहण की बहुत सारी विधियां होती है। जीव जंतु द्वारा बहुत तरह से भोजन ग्रहण किए जाते हैं, जैसे छीलना, चबाना, जब हम लोग रोटियां खाते हैं तो उसे चबा कर खाते हैं। कुतरना, जब कोई हार्ड पदार्थ रहता है यानी कि कठिन पदार्थ रहता है, उसे हम लोग कुतरते हैं। वेदना, पकड़ना, यानी कि हम लोग खाते समय पकड़ कर उन्हें खाते हैं। निगलना, जब हम लोग चावल खाते हैं तो उसे निगल कर खाते हैं। चूसना, मधुमक्खियों द्वारा फूल के रस चूसा जाता है आदि भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। अब ये सभी भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होते हैं, यानी कि मनुष्य जो है भोजन का ग्रहण यानी कि मनुष्य मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद उनका पाचन और उन शरीर में उनका विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरती है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं। अब है आहार नाल। आहार नाल क्या है, इसे समझते हैं। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद, अब देखिए, हम लोग मुँह के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं या खाते हैं। उसके बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरती है, यानी कि एक लगातार लंबी नलिका से होकर हमारा भोजन गुजरता है, जो मुख गुहिका यानी कि हमारे जो मुख गुहा है उनसे आरंभ होकर मल द्वार तक यानी कि मलाशय तक जाती है। यह जो नलिका होती है, इन्हें हम आहार नाल कहते हैं। इस नलिका में विभिन्न प्रकार के भाग इस प्रकार हैं। अब देखिए, यह जो आहार नाल है, इसमें इनके विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। इनका पहला भाग है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रासिका या ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत, छठा मलाशय और सातवां गुदा या मलद्वार। अब यहाँ मानव पाचन तंत्र का चित्र भी दिया हुआ है। मुख गुहिका को दर्शाया गया है। मुख गुहिका यहाँ, ग्रासिका यहाँ, अमाशय ये, छोटी आंत ये जो छोटा छोटा संरचना दिखाई दे रहा है, बड़ी आंत ये जो बड़ी संरचना चारों बगल से है, मलाशय ये रहा और मलद्वार ये।
आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक प्रकार की छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी होती है, जिससे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि जो पाचक रसों का स्राव करती है। अब आहार नाल, अभी हम लोग पीछे आहार नाल क्या है समझे थे। आहार नाल के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये सब ग्रंथि हैं आदि जो पाचक रसों का स्राव करती है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए अनेक प्रकार के रसों का स्राव करती है। ये पाचक रस भोजन को के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करती है। अब ये जो पाचक रस है जो ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, यानी कि ग्रंथि द्वारा आती है, वो पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों, यानी कि भोजन के जो जटिल यानी कि कठिन अवयव रहते हैं उनको सरल रूप में बदलने, महीन रूप में बदलने में मदद करते हैं। आहार नाल और उनसे संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब आहार नाल हम लोग पीछे पेज में पढ़े थे, और उससे संबद्ध ग्रंथियाँ यानी कि उससे लगे हुए ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब है मानव में पोषण के विभिन्न चरण, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण। अंतर्ग्रहण को अब समझते हैं। आहार को प्राप्त और ग्रहण करना मनुष्य में यह मुख्य द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन को प्राप्त करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, यानी कि मनुष्य में मुख के द्वारा भोजन को प्राप्त किया जाता है और दांत से भोजन को चबाया जाता है, यानी कि ग्रहण करते हैं। अब है पाचन, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण। अब पाचन का मतलब होता है भोजन जो हमारे द्वारा खाया गया है उनमें जटिल अवयवों से, यानी कि हमारे द्वारा जो खाया गया भोजन है उनसे उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण, यानी कि मेन जो उनका उपयोगी पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उनका संश्लेषण। पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव एंजाइम मदद करते हैं। अब है पाचन की प्रक्रिया। ये जो पाचन की प्रक्रिया है मुख से आरंभ होकर, मुख यहाँ है, ये है मुख, यहाँ से आरंभ होकर आंत तक, ये है आंत, यहाँ तक पूरी हो जाती है, यानी कि मुख से आरंभ होकर यहाँ से आते हुए छोटी आंत, ये बड़ी आंत तक पूरी हो जाती है। ये पाचन की क्रिया जिसमें अनेक रासायनिक स्राव मदद करते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि ग्रंथियों द्वारा पाचक रस का स्राव होता है। अब अनेक रासायनिक स्राव होते हैं जिनके कारण, यानी कि रासायनिक एंजाइम होते हैं जिनकी मदद से भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदला जाता है। अब है तीसरी प्रक्रिया अवशोषण। पाचित भोजन का रसांगों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया। अब अवशोषण क्या है? अवशोषण वैसी प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर जिस भोजन को पचा दिए हैं उनमें रसांगों द्वारा ग्रहण, यानी कि रसांगुल द्वारा ग्रहण और रक्त में मिलने की प्रक्रिया। अब अगला प्रक्रिया है स्वांगीकरण। शरीर में वृद्धि और विकास के लिए पाचित भोजनों का उपयोग। अब हमारे शरीर द्वारा उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण कर लिया गया, जिससे जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है उनमें पाचित भोजनों का उपयोग किया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अब है निष्क्रमण। अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। अब हमारे शरीर में जो अनुपयोगी पदार्थ बच गया उनका आहार नाल के विभिन्न भागों से निष्कासन होता है, जिसे निष्क्रमण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब अगला है मुख एवं मुख गुहिका। हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। पीछे भी हम बताए थे भोजन हमें मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ये आप लोगों को भी पता होगा कि हम जो भोजन करते हैं वो मुंह के द्वारा करते हैं। अब अगला है हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथियां होती है जिससे लार निकलती है। अब हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं। दांत आप लोगों को पता ही होगा, दांत आप लोग डेली धोते होंगे, और जीभ से जिससे भोजन का स्वाद पता चलता है। जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथियां होती है जिनसे लार निकलती है, यानी कि एंजाइम्स निकलते हैं वो, और यही जो लार होते हैं ये भोजन को पाचित करने में हमारी सहायता करते हैं। अब दांत का क्या कार्य है? दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने में हमारी मदद करती है। अब जो भोजन को हम मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, भोजन को चबाने, दांत की सहायता से हम लोग भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे महीन टुकड़ों में उन्हें बदल देते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूरों में अलग अलग खाँचों में धंसे होते हैं। अब हम लोगों के दांत से ऊपर जो होता है लाल कलर का, यह मसूर है, जिसमें अलग अलग खाँचे मतलब होता है पंक्तिबद्ध हमारे दांत धंसे होते हैं, यानी कि उसमें लगे होते हैं। अब है हमारे
दांतों के आकार और कार्यों में विविधता है, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग हैं। अब हमारे दांतों के आकार, हमारे दांतों के जो आकार होते हैं वो सभी एक आकार का नहीं होते हैं। उनके आकार और कार्यों में विविधता मतलब अलग अलग सभी का कार्य और आकार होते हैं, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग हैं। अब अगला है, हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। अब हमारे जीवन काल में जो है दांत का 2 सेट विकसित होते हैं, यानी कि 2 बार हमें दांत प्राप्त होता है। प्रथम सेट बचपन में ही निकल कर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाता है। प्रथम सेट जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो 1 साल की उम्र में दांत आते हैं और 8 साल तक वह गिर जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। अब प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। अब प्रथम सेट के इन दांतों को, यानी 1 से 8 साल तक जो दांत रहते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। हमारी मम्मी भी पराया कहती है कि आपका अब दूध का दांत टूट गया है, अभी ये जो दांत आएंगे वे अस्थाई आएंगे। अब है पुनः इसके स्थान पर अस्थाई दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। अब वो प्रथम सेट के दूध के दांत जो होते हैं वह टूट जाते हैं, तो उसके स्थान पर एक अस्थाई दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्ध अवस्था में इनमें कुछ दांत गिरने भी लगते हैं, और जब हम लोग धीरे धीरे बच्चे से बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे दांत गिरने लगते हैं, यानी कि टूटने लगते हैं। अब दांतों के आकार और कार्य के अनुसार उनके निम्न प्रकार हैं। अभी हम लोगों ने जाना था दांत के आकार और कार्य दोनों अलग अलग होते हैं, तो अब दांतों के आकार और कार्य के अनुसार उनके भाग को देखते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये दांत के प्रकार का नाम है। अब इनका कार्य देखते हैं। कृंतक का कार्य काटने का होता है, यानी कि जब हम भोजन को करते हैं, जैसे में हम लोग रोटी खाते हैं तो उनको तोड़ना पड़ता है, तो काटने का जो कार्य करता है कृंतक करता है। रदनक फाड़ने का कार्य। अग्रचवर्णक का कार्य है पीसने और चबाने का कार्य। चवर्णक का कार्य भी है पीसने और चबाने का कार्य। अब यहाँ पर मुख में दांत की सजावट को दिया गया है। ये जो अगले के 2 दांत हैं ये कृंतक हैं, और ये दांत रदनक हैं। यहाँ और यहाँ का ये जो दांत हैं ये अग्रचवर्णक हैं, और ये जो तीन दांत हैं चवर्णक हैं, जिन्हें हम लोग अपने भाषा में चौवा बोलते हैं। हमारे दांतों के ऊपरी परत, जिसे इनामेल कहते हैं, हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। अब हमारे शरीर का कठोरतम यानी कि मजबूत पदार्थ है इनामेल। हमारे दांत के ऊपरी परत होते हैं जो वाइट टाइप का होता है, हमारे दांत का ऊपरी परत जिसे इनामेल कहते हैं, यह हमारे शरीर का कठोरतम यानी कि मजबूत पदार्थ है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण और केराटिन प्रोटीन से बना होता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे लार स्रावित होता रहता है। अब देखिए हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लार ग्रंथि, जिससे लार निकलता है जो भोजन को पाचित करने में मदद करते हैं। ये जो लार ग्रंथि होती है हमारे शरीर मुंह में 3 जोड़ी पाई जाती है। यह भोजन को मुलायम बनाने में मदद करती है। भोजन को मुलायम बनाने में मदद करती है। लार में पानी, लवण और चिकना म्यूकस होता है। लार में पानी जो हम लोग पीते हैं, लवण नमकीन टाइप का और चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज सहायता से आरंभ हो जाता है। अब भोजन का पाचन जो है यानी कि भोजन का पचना मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज। अब देखिए लार में एक एंजाइम उपस्थित होती है जिनका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज की सहायता से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, जो मंड को यानी कि स्टार्च को शर्करा ग्लूकोज में बदल देते हैं। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। अब देखिए, अब बार बार इधर आ रहा था एंजाइम क्या है। अब देखिए एंजाइम जो है ये एक रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग यानी कि आहार नाल के जो विभिन्न भाग हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रास नली, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत और ग्रंथियों से स्रावित होती है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों जैसे अग्नाशय, यकृत, इनसे स्रावित होती है यानी कि निकलती है और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर और भोजन के विभिन्न अवयवों में मिलकर भोजन को पचाने में मदद करती है। जीभ मुख के अंदर एक पेशीय अंग है, यानी कि जीभ जो है ये मुख के अंदर एक पेशीय अंग है, यानी कि जीभ जो है पेशी अंग है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र और पीछे की ओर मुख गुहिका के निचले भागों से जुड़ी होती है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र यानी कि आगे की ओर या किसी भी भाग से नहीं जुड़े होते और पीछे की ओर मुख गुहिका जिससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें
उनसे जुड़ी होती है। यह मुख का व्यस्तम अंग है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलाने और भोजन को निगलने में मदद करती है। अब जीभ का जो कार्य क्या है? जीभ का कार्य है भोजन को इधर उधर करने, यानी कि चबलाने का कार्य है, और भोजन निगलने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। अब जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। स्वाद कलिकाएँ क्या है? स्वाद कलिकाएँ हमारे जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे बूंदे टाइप का जो होते हैं उन्हें ही स्वाद कलिकाएँ कहते हैं, जिसकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। यानी कि हमें भोजन करते वक्त पता चलता है ये मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। हम इस प्रकार से जीभों के स्वाद कलियों की वजह से चीज़ों का स्वाद पता कर पाते हैं। अब जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। अब जीभ का एक अन्य कार्य भी है साफ स्पष्ट बोलने, यानी कि साफ और स्पष्ट बोलने, यानी कि सीधा बोलने, स्पष्ट बोलने जो हम बोलना चाहते हैं वही आवाज़ निकलना, और शुद्ध उच्चारण यानी कि कभी कभी टो का तो पढ़ देते हैं। यह सब जो है शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। अब अगला है भोजन नली या ग्रसिका। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है। अब जो है भोजन नली, यह एक लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका से आमाशय को जोड़ती है। अब इधर हम लोगों ने पाचन तंत्र का फिगर देखा था, यही है ग्रसिका। अब ग्रसिका के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? यह एक लंबी, देखिए यह लंबी पतली और मांसल संरचना होती है, यानी कि यह मांस का बना होता है, मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका से आमाशय तक को जोड़ती है। अब ये देखिए मुख गुहिका से आरंभ होकर आमाशय तक को जोड़ रही है। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर आमाशय तक जाती है। अब है मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। मुंह द्वारा हम लोग भोजन को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रसिका उसके बाद मुंह से ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियां में संकुचन होता रहता है। अब ग्रास नली जो की मांसपेशियां जो है इसमें संकुचन होते रहता है, यानी कि ये फैलता है और सिकुड़ता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। अब देखिए जब भोजन ग्रास नली में जाता है तो ग्रास नली की जो मांसपेशियां होती है या फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। इसी संकुचन के कारण भोजन जो है नीचे सरकता है, यानी कि नीचे खिसकता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। अब कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वमन या उल्टी हो जाती है। अब आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद उल्टी हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, भोजन की दिशा बदल जाती है, इसी कारण से उल्टी हो जाती है। यानी कि भोजन कभी कभी आमाशय तक नहीं पहुंच पाता है या आमाशय भोजन को खुद स्वीकार नहीं करता, या तो भोजन की दिशा ही बदल जाती है, इसी कारण से वमन या उल्टी होता है। अब है श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। श्वास नली के ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ फिगर भी दिया गया है। श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना, ये जो है मांसल संरचना ये एपिग्लोटिक्स है। यह बाल्ब का काम करती है। बाल्ब का काम मतलब कभी इधर ढक्कन का काम करती है, कभी इधर ढकता है तो कभी इधर ढकता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेता है और भोजन नली में चला जाता है। अब देखिए हमारी जो ये ग्रसिका होती है उसमें भोजन नली और श्वास नली होती है। श्वास नली श्वसन, इसमें सांस से संबंधित क्रियाएं होती है, और भोजन नली में भोजन से संबंधित क्रियाएं। ये जो एपिग्लोटिक्स है यह बाल्ब का काम करती है, यानी कि ढकने का कार्य करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह भोजन श्वास नली को ढक लेता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह भोजन नली को ढक लेता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेता है और भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें खास करके तब जब आप तेज़ी से खाते हैं और खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी या छींक या हिचकी आती है, आप घुटन महसूस करते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग भोजन करते रहते हैं या तेज़ी से भोजन करते हैं या तो किसी के साथ बातचीत करके भोजन करते हैं। उस समय क्या होता है, तेज़ी से भोजन करने के कारण यह जो एपिग्लोटिक्स है यह श्वास नली को नहीं ढक पाते हैं, जिसके कारण श्वास नली में भोजन के कुछ कण चले जाते हैं, तो हमें अचानक खांसी, छींक या हिचकी आ जाती है।
और हम लोगों को घुटन महसूस होने लगता है। ऐसा संयोग बस भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है, अभी हम तुरंत बताए थे। हमें अगला अमाशय, आहार नाल का, ये भी आहार नाल का एक भाग है अमाशय। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अब यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, तो अमाशय। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार की होती है। अब ये जो अमाशय है ये मोटी दीवार वाली, यानी कि इनकी दीवारें मोटी होती है। थैलीनुमा मांसल संरचना, यानी कि ये जो थैला आकार का मांसल यानी कि मांस से बनी हुई एक संरचना है जो चपटी यानी कि यह चपटा होता है और यू आकार की होती है। यहाँ देखिए ये जो है ये अमाशय का ही संरचना है। इनकी दीवारें मोटी थैलीनुमा, ये देखिए थैले के आकार का है। मांसल संरचना होती है जो चपटी, अब देखिए ये चपटा है और यू आकार की है। अब है इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। बड़ी आंत से भोजन छोटी आंत में अमाशय से होकर भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह गरीसिका से होते हुए अमाशय में जाते हैं और अमाशय से छोटी आंत तक पहुंचती है। अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं। अब ये जो अमाशय है, अमाशय से आंत के आंतरिक भाग यानी कि अमाशय के अंदर का जो भाग होते हैं उनसे पाचक रस यानी कि जो भोजन को पाचित करने में मदद करते हैं, श्लेष्मा जिन्हें म्यूकस कहा जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल स्रावित होते हैं। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। अब ये जो श्लेष्मा है ये अमाशय के आंतरिक स्तर यानी कि अंदर का जो स्तर होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है अमाशय में? अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं ना, वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, यानी कि भोजन में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और माध्यम को यानी कि भोजन को अम्लीय बना देते हैं। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। अब पाचक रस जो है उनको काम करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन से के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब ये जो पाचक रस है ना, भोजन के प्रोटीन भाग को यानी कि भोजन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। अब अमाशय के बाद हमारी अगली आहार नाल का जो भाग है वो है छोटी आंत। छोटी आंत जो है लगभग 6 से 7 मीटर कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय और स्वयं इसकी दीवारें से स्राव प्राप्त होते हैं। अब छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय एवं स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। भाग है यकृत से प्राप्त स्राव। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। यकृत का रंग जो होता है गहरे लाल भूरे रंग का होता है। यह अमाशय के ऊपरी भाग के दाहिने में स्थित होता है। ये जो है अमाशय के ऊपरी भाग के दाहिने में स्थित होता है। अब यहाँ देखिए अमाशय के ऊपरी भाग के दाहिने में स्थित होता है। ये जो छोटा सा है यही है यकृत। और पित्त रस स्रावित करती है। यकृत से स्रावित होने वाली पाचक रस का नाम है पित्त रस, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित रहता है। अब ये जो पित्त रस हैं ये पित्ताशय में संग्रहित यानी कि इकट्ठा और जमा रहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो पित्त रस स्रावित होते हैं यकृत से, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि वसा को पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगला भाग है अग्नाशय से प्राप्त स्राव। अब देखते हैं अग्नाशय से प्राप्त स्राव क्या है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्नाशिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देते हैं। अब देखिए अग्नाशय का रंग जो होता है पीला होता है और ये पत्ती आकार की ग्रंथि होती है। ये अमाशय के ठीक नीचे स्थित रहती है, यानी कि ठीक नीचे पाई जाती है। इससे स्रावित अग्नाशिक रस यानी कि अग्नाशय से जो पाचक रस स्रावित होता है उसका नाम है अग्नाशिक रस। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर काम करके उन्हें सरल रूपों में बदल देते हैं। अब है छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उन्हें पूर्ण पचा देते हैं। अब जो है छोटी आंत जो है इनका कार्य है आंशिक रूप से पचे हुए भोजन यानी कि
जो भोजन पचा है या नहीं पचा है, आंशिक रूप से पचा है यानी कि कमतर पचा है, उस भोजन को पूर्ण रूप से पचाने का कार्य छोटी आंत का है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल संकरा, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। छोटी आंत में जो होता है ना, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा में बदल जाता है यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है और इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब है छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के आंतरिक भित्ति से होती है यानी कि पचे हुए भोजन जो पचे हुए रहते हैं उनका अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति यानी कि अंदर की जो भित्ति होती है छोटी आंत की, उनसे होता है। आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। छोटी आंत के जो आंतरिक भित्ति होते हैं उनमें उंगली के समान उभरी हुई संरचना रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं उंगली के समान उभरी हुई संरचना, जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहा जाता है। इनको ही दीर्घरोम या रसांगुल कहा जाता है। रसांगुल कहा जाता है। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। अब ये जो दीर्घरोम ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दीर्घरोम है, ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए यानी कि पचे हुए भोजन को अपने अंदर समाने के लिए अपना तल क्षेत्र यानी कि ये जो तल क्षेत्र है इन्हें बढ़ा देते हैं। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। अब ये जो है सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। अब इन्हीं रुधिर वाहिकाओं के जाल की सहायता से शरीर भोजन के विभिन्न अंगों में पहुंचता है यानी कि ये जो रुधिर वाहिकाएं जाल हैं ये शरीर के विभिन्न अंगों में मौजूद होते हैं, जहाँ अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका उपयोग होता है और शरीर के विभिन्न अंगों में इनका विभिन्न तरह के उपयोग होते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब यही जो प्रक्रिया है भोजन शरीर के विभिन्न अंगों में अवशोषित पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो यह प्रक्रिया है स्वांगीकरण है। शोषण के क्रम में कोशिकाएं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अवशोषण के क्रम यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं, कोशिकाएं में स्थित ग्लूकोज, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी कोशिका में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोजन का विघटन यानी कि ग्लूकोज टूटकर ऑक्सीजन की सहायता से यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं में जो ग्लूकोज उपस्थित रहते हैं वो ऑक्सीजन की सहायता से विघटित हो जाते हैं यानी कि टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होता है यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता है बड़ी आंत में जाता है। अब भोजन का बिना पचा भाग यानी कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और भोजन के जिस भाग का पाचन नहीं होता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, वह बड़ी आंत में चला जाता है। अब है बड़ी आंत छोटी और चौड़ी होती है। बड़ी आंत जो है छोटी आंत की अपेक्षा यानी कि छोटी आंत से छोटा और चौड़ा होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। अब छोटी आंत की जो लंबाई है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के द्वारा जो होता है भोजन अपचित भोजन यानी कि छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण। अपचित भोजन में जो जल के कुछ अंश बच जाते हैं, जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है। अब बाकी जो अपचित भोजन बच जाता है वह अर्ध ठोस अवस्था में यानी कि आधा ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और इस अपचित भोजन को समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अब देखिए हमारे आसपास अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं यानी कि घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते। अब देखिए हम लोग मनुष्य हैं, घास तो नहीं खा सकते हैं ना, घास खाएंगे भी तो वो पचेगा ही नहीं हमारे शरीर के अंदर। पौधे से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता होती है। अब पौधे से जो प्राप्त अधिकांश जो भोजन होते हैं उनमें सेलुलोज की प्रधानता होती है यानी कि सेलुलोज अधिक पाए जाते हैं। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं यानी कि घास जो है उसमें सेलुलोज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। मानव सहित बहुत से जंतुएं सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। अब देखिए जो जंतु घास खाते हैं उनकी जो पाचन की व्यवस्था होती है ना वो मनुष्य से थोड़ा अलग होता है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है।
हम लोगों में आमाशय था और इसमें भी जंतु में भी आमाशय पाए, घास खाने वाले जीव जंतु में भी आमाशय पाए जाते हैं। पर इनका आमाशय जो होता है एक विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बांटा रहता है। देखते हैं इनका 4 भाग कौन कौन सा है। पहला भाग सबसे बड़ा भाग होता है जिसे रुमेन कहा जाता है। अब आमाशय का जो पहला भाग होता है उसका नाम है रुमेन। यह आमाशय घास खाने वाले जंतु की सबसे बड़ी आमाशय होते हैं, आमाशय का भाग है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है। अब जीव जंतु जो घास को निगल लेते हैं, यानी कि निगला हुआ घास कहने का मतलब जीव जंतु जो है घास को चबा चबा कर तो नहीं खाते हैं, एक के बाद वो मतलब कि उसको देते हैं और उसके बाद वो निगल जाते हैं सीधे। ये जो निगला हुआ घास होता है प्रथम आमाशय यानी कि रुमेन में इकट्ठा यानी कि संचित रहते हैं। यह भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ जो है रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन यानी कि थोड़ा मोड़ा पाचन होता है और आगे जिसे जुगाल या कड कहा जाता है, इसे जुगाल या कड कहा जाता है। अब देखिए जुगाल मतलब आप लोगों के घर में भी जानवर होगा जिससे भैंस गाय और बकरी होगा, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे वो खाते समय जो है उन्हें भोजन को सीधे निगल लेते हैं और जब वो बैठते हैं या अपने भाषा में जिसे उपटाना कहते हैं उपटाते हैं, उसके बाद वो जो है ऐसे जी को चबलाते रहते हैं, तो उसे ही हम लोग जुगाल कहते हैं या कड कहते हैं। अब बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास काट कर निगल लेते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय भोजन पूरी तरह चबाते नहीं। अब ये जो घास खाने वाले जंतु होते हैं ना, जल्दी जल्दी घास खाने के चक्कर में घास काट कर निगल लेते हैं, यानी कि हम जिस तरह भोजन करते हैं चबा चबा कर, वो चबाते नहीं, निगल लेते हैं। निगले हुए खाने को ये पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं, यानी कि वो जो भोजन निगल लेते हैं उस भोजन को पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। इसे ही जुगाली या कड कहते हैं। जब वे खा नहीं रहे होते हैं तभी उनका मुख चलता है, इस प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहते हैं। अभी हम बताए थे, जब वे खा नहीं रहते हैं फिर भी वे निगले हुए भोजन को मुंह में लाकर चबाते रहते हैं और यह जो उनका मुख चलता रहता है ना, इसी प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहते हैं। अब छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। अब छोटी तथा बड़ी आंत के बीच घास खाने वाले जंतुओं के जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उनके बीच एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। यहाँ अंधनाल को दर्शाया भी गया है। ये है जंतु का अंधनाल और ये है रुमेन। अब है अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं, यानी कि अंधनाल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और उसमें जीवाणु अनुपस्थित है। मनुष्य में भी अंधनाल पाई जाती है पर वो बहुत छोटी होती है, जिसके कारण उनका वर्णन उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है और उसमें जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। यानी कि अंधनाल जो होता है जीव जंतु, घास खाने वाले जीव जंतु के अंधनाल में जीवाणु उपस्थित रहते हैं, जिनके कारण वह जुगाली या पागुर करते हैं। परंतु मनुष्य के अंधनाल जो होते हैं वो बहुत छोटी होती है और उनमें जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि उसमें जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण उसमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता और वह जुगाली नहीं करते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। ये मनुष्य में भी होता था। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती थी। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। अब घास खाने वाले जीव में भी बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर ही होता है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ भोजन अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अब ये जो है बड़ी आंत, घास खाने वाले जंतुओं के बड़ी आंत का जो कार्य होता है, ये अपचित भोजन, यानी कि हमारे शरीर में भोजन के पचने के बाद जो भोजन बच जाते हैं, अपचित भोजन जिसका पाचन नहीं हो पाता है, उनसे जल और कुछ लवणों को अवशोषण कर लेते हैं और जो बाकी अपचित पदार्थ बच जाते हैं वो अर्ध ठोस अवस्था में, यानी कि आधा ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है और समय समय पर गुदा यानी कि मल द्वारा उन्हें मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाते हैं। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अब है जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाए जाने वाले अमीबा। ऐसे ही एक कोशिकीय जीव हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अमीबा में पोषण।
अब अमीबा में पोषण के बारे में जानते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि यह एक कोशिका से बना है और अपने शरीर के अंदर जितना भी कार्य होता है ये सभी एक कोशिका के अंदर ही कर लेते हैं। अमीबा जो है ये जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी यानी कि भींगी हुई मिट्टी में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है। इसके भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। अब ये जो है अमीबा, इनके भोजन अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की तरीका और पाचन करने का तरीका, ये दोनों अत्यंत रोचक है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। अब इसके कोशिका, यह जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, इसके कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। इसमें केंद्रक और अनेक धमनियाँ होती है, यानी कि केंद्रक जिनसे शरीर की सभी कोशिकाएं नियंत्रित होती है और अनेक धमनियाँ यानी कि खाली स्थान होती है। अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति बदलते रहता है। अब अमीबा जो है ना, इसका एक विशेषता है, वह लगातार अपनी आकार और स्थिति यानी कि वह अपनी आकार को कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे वह किसी भी रूप में किसी भी आकार में बदल सकता है और स्थिति बदलते रहता है, यानी कभी लंबा, कभी गोल, कभी चौपट, कभी लंबा, कभी गोल और कभी चपटा, किसी भी स्थिति में वह ढल सकता है। अब इसमें एक या अधिक उंगलियों जैसे उभार निकलते हैं जिसे पादाव यानी कि कृत्रिम पाँव कहते हैं। अब इसमें जो है एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते हैं जिसे पादाव कहते हैं। अब देखिए पादाव क्या है। इसमें जो है ना, इनकी जो आकार और स्थिति निश्चित नहीं रहती है। इनमें उंगली जैसे उभार निकलते हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये है उंगली जैसे उभार, ये है उंगली जैसे उभार, ये इनमें एक से अधिक उंगली जैसे उभार निकलते हैं जिन्हें पादाव यानी कि कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा को गति करने एवं भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। ये जो पादाव है यानी कृत्रिम पाँव, इनकी सहायता से अमीबा गति करना यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और भोजन पकड़ने में, भोजन को चारों तरफ से इसी से घेर लेते हैं, पादाव से भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। अमीबा का जो आहार है ये सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि। जब यह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन इसके पास रहता है तब यह अपने पादावों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों ओर से विकसित पादाव आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार बने राजधानी में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है। अब देखिए, जब यह भोजन के संपर्क में आता है, अमीबा का भोजन अभी तुरंत हम लोग देखें जीवाणु और कवक है। जब यह जीवाणु या कवक यानी कि सूक्ष्म जीव के संपर्क में आता है या उनके आसपास होता है तब यह अपने पादाव यानी कि कृत्रिम पाँव विकसित करके यानी कि कृत्रिम पाँव निकाल कर अपनी स्थिति में परिवर्तन करके भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चारों ओर से उन्हें भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और दोनों ओर से विकसित पादाव आपस में मिलकर यानी कि भोजन को घेर लेते हैं और पादाव जो होते हैं मिलकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार बने खाद्यधानी में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चले जाते हैं। अब वो जो घेर लेते हैं उसके बाद ये जो खाद्यधानी का निर्माण हुआ है इस खाद्यधानी के अंदर चला जाता है भोजन। खाद्यधानी में ही पाचक रसों का स्राव होता है जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। अब वो जो खाद्यधानी है, खाद्यधानी में ही पाचक रस का स्राव होता है। जिस प्रकार मनुष्य में पाचक रस जैसे एमाइलेज का स्राव होता था, उसी प्रकार अमीबा में भी पाचक रस का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ यानी कि उनके द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ को वो सरल रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है जो अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और उसकी संख्या में बढ़ाने में मदद करते हैं। अब देखिए, जब वो भोजन ग्रहण किया, पाचक रस की सहायता से सरल पदार्थों में बदल दिया और जब वो उनका भोजन पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, अब उन शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, उनके शरीर सूख लेते हैं। जब अमीबा और भोजन को अवशोषित करने के बाद अमीबा की वृद्धि यानी कि अमीबा के आकार में वृद्धि होने लगते हैं, रख रखाव और उनकी संख्या वृद्धि और अमीबा की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है, यानी कि अमीबा जनन के द्वारा और अन्य अमीबा को जन्म देते हैं जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अपशिष्ट भोजन खाद्यधानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं और अमीबा के अंदर जो बिना पचा हुआ भोजन यानी कि अपचित भोजन
और अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य धानी से होकर कोशिका के, अब अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, तो वह कोई उसी कोशिका से हर चीज़ संपादित करता है, चाहे वो पोषण, शोषण, यानी कि सांस लेना हो, चलना हो, यह सब प्रक्रिया वह एक ही कोशिका द्वारा संपादित कर लेते हैं। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। अब आप लोगों को यह पता चल गया है कि सभी जीवों के लिए पोषण यानी कि भोजन जिससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, वह सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सभी जीवों में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रियाएं समान हैं, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सभी जीवों में भोजन की पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, जीव भोजन ग्रहण करता है, उसके बाद भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण करता है और उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सभी जीवों में पाचन की यही प्रक्रिया होती है। पोषण चैप्टर का अभ्यास प्रश्न, पहला है खाली स्थानों को भरिए। क्वेश्चन ए है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, तो इसमें हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब बी में है मनुष्य में भोजन का पाचन डैश से शुरू होकर डैश में पूरा होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहिका में शुरू होकर मल द्वार में पूरा होता है, यानी कि गुदा में पूरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहिका और मल द्वार या गुदा। अब है सी में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्मों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं, तो इसमें हो जाएगा श्लेष्म। अब डी में है मनुष्य में भोजन के मुख्य चरण डैश 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 और डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और स्वांगीकरण और निष्क्रमण। तो मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण है। अब ई में है अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपने भोजन को पादाप यानी कि कृत्रिम पैर की सहायता से ग्रहण करता है। उतरने में सहायता करने वाला दांत है। इसका ऑप्शन ए है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। तो इसका सही आंसर है रदनक। अब क्वेश्चन बी है लार मड यानी कि स्टार्च को बदलता है। ऑप्शन नंबर ए है माल्टोज, ऑप्शन 1 है माल्टोज, 2 है ग्लूकोज, 3 है सेलुलोज और 4 है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। अब क्वेश्चन सी, इसमें पित्त रस का स्राव होता है। ऑप्शन ए है यानी कि ऑप्शन 1 यकृत, 2 में है अग्न्याशय, 3 में है अमाशय और 4 में है छोटी आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। इसमें 1 नंबर में है अमाशय, 2 में है अग्न्याशय, 3 में बड़ी आंत और 4 में छोटी आंत। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन यानी कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 छोटी आंत। अब ई में है जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। पहला है ग्रासिका, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा छोटी आंत और चौथा अमाशय। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा बड़ी आंत। अब क्वेश्चन 3 में है सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित करें, यानी कि सही है तो सही का चिन्ह और गलत है तो गलत का चिन्ह। अब 3 का पहला क्वेश्चन है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। अब दूसरा है पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये इसका आंसर असत्य होगा क्योंकि पित्त रस से प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। अब क्वेश्चन 3, इसमें प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा है जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य क्योंकि घास खाने वाले जो जीव होते हैं वह घास को पहले निगल लेते हैं और पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, इसे जुगाली कहते हैं। तो यह हो जाएगा सत्य यानी कि सही। अब 5वां क्वेश्चन है 3 का, छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा गलत। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। अब ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी। कॉलम ए में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पितरस, लार और कॉलम बी में है लार ग्रंथि, पित्ताशय, शर्करा, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और गिल्सरॉल। अब है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का शर्करा हो जाएगा यानी कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता था एंजाइम, तो इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल घ। इसको नंबरिंग कर देते हैं क, ख, ग, घ और अंग।
अब तीसरा है वसा, तो वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग। अब है पितरस, पितरस पित्ताशय द्वारा स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खो। लार, लार है लार ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका आंसर को। अब क्वेश्चन 5, इसमें है आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। अब यहाँ 4 कार्य दिए गए हैं और ये आहार नाल के किस भाग द्वारा होते हैं उनका नाम लिखने बोल रहा है। भोजन का चबाना, 5 का 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है भोजन का चबाना, ये आहार नाल का किस भाग के द्वारा होता है, तो मुख गुहिका के द्वारा भोजन चबाया जाता है। जीवाणु नष्ट होना, ये आहार नाल के किस भाग का कार्य है, आमाशय। तीसरा है उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत। तीसरा है मल का निकास, मल का निकास गुदा या मलद्वार द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुदा या मलद्वार। अब 6 में है, एक शब्दों में उत्तर दीजिए। 6 का पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ। अब मानव शरीर में हम लोग पढ़े थे दांत वाला, दांत का जब संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थ दांत की ऊपरी सतह पर इनामेल जो पाए जाते हैं वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनेमल। अब क्वेश्चन 2, पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचनाएं, पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचनाएं जो है दीर्घरोम या रसांगुल, इसका आंसर हो जाएगा। अब 6 का तीसरा क्वेश्चन है घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज के पाचन का स्थान, तो सेलुलोज का पाचन का स्थान उनके जो आमाशय था उनका प्रथम भाग रुमेन में होता है। अब चौथा क्वेश्चन है अमीबा में भोजन पाचन का स्थान, अमीबा में भोजन पाचन का स्थान खाद्य धानी द्वारा होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य धानी। अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण करने की प्रक्रिया, तो भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ को संश्लेषण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण। अब हम इसका 7वां प्रश्न जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कारण बताइए, और 7 का यह है मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब बोल रहा है मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसका कारण बताइए, तो इसका कारण हो जाएगा क्योंकि मनुष्य के शरीर में रुमेन नहीं होता है और जुगाली करने की प्रक्रिया भी नहीं होती है। अब मनुष्य के शरीर में रुमेन नहीं रहता है जो कि आमाशय का प्रथम भाग था, और जुगाली भी नहीं करता है मनुष्य, इसीलिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब है क्वेश्चन बी, अमीबा के खाद्य धानी में भोजन का पाचन होता है। अब बोल रहा है अमीबा के खाद्य धानी में ही भोजन का पाचन होता है, इसका कारण दीजिए। भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा में पादाब का विकास होता है। अब देखिए भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा में पादाब यानी कि कृत्रिम पाँव का विकास होता था जो भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। अब वो अमीबा में जो पादाब का विकास यानी कृत्रिम पाँव विकसित होते थे वो भोजन को चारों ओर से घेर लेते थे और भोजन खाद्य धानी के अंदर बंद हो जाता था और बंद होकर कोशिका के अंदर चला जाता था। इस प्रकार पाचक रस के शराब से भोजन का पाचन खाद्य धानी में ही हो जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर सी है वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है, इसका कारण बताइए। अब इसका आंसर होगा क्योंकि वायु नली के ऊपरी संरचना पर एपिग्लोटिक्स जैसी मांसल संरचना होती है जो वाल्व की तरह कार्य करती है। अब वायु ग्रसनी में जो 2 भागों में बटा रहता है ग्रसनी, वो रहता है एक वायु नली और एक भोजन नली। वायु नली श्वसन से संबंधित होता है यानी कि सांस लेने से संबंधित, और भोजन नली भोजन से संबंधित उसमें प्रक्रिया होता है। तो वायु नली के ऊपरी संरचना पर एपिग्लोटिक्स जैसी मांसल संरचना होती है यानी कि एक मांसल संरचना होती है जिससे एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। ये वाल्व की तरह कार्य करती है यानी कि कभी इधर कभी उधर करता है, ढकने का कार्य करती है। जब हम भोजन करते हैं तो वायु नली को यह ढक लेता है और भोजन भोजन नली में चला जाता है। और ये जो एपिग्लोटिक्स है ना यह वाल्व की तरह कार्य करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो यह वायु नली को ढक लेता है और जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह भोजन नली को ढक लेता है। जब हम भोजन करते हैं तो यह वायु नली को ढक लेता है और भोजन भोजन नली में चला जाता है। अब हमारा 8वां प्रश्न है छोटी आंत में किन ग्रंथियों का स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है, तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में यकृत ग्रंथियां होती है जिससे पित्त रस स्रावित होते हैं। अब छोटी आंत में यकृत अग्न्याशय ये सब ग्रंथियां पाई जाती है। अब यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है यानी कि यकृत से पित्त रस स्रावित होते हैं। पित्त रस वसा का पाचन करती है। पित्त रस जो है वह वसा का पाचन में सहायक होते हैं। इनमें एक और ग्रंथि अग्न्याशय होती है। छोटी आंत में एक और ग्रंथि अग्न्याशय होती है, इससे अग्न्याशिक रस स्रावित होता है। यह वसा कार्बोहाइड्रेट और
यह जो है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट को के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो आंशिक रूप से पचे पूर्ण रूप से पचा देते हैं। अब देखिए अग्नाशय से अग्नाशिक रस स्रावित होते हैं। यहाँ वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इत्यादि का वसा एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन होता है, जो आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीबा में भोजन की प्रक्रिया मानव से भिन्न है क्यों? अब अमीबा की जो भोजन करने की प्रक्रिया है ये मानव से भिन्न है क्यों? देखिए इसका आंसर होगा मानव एक बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि मानव का जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से निर्मित है, जिससे इनमें भोजन का पाचन कई चरणों में होता है। यानी कि इनमें जो भोजन का पाचन होता है कई चरणों में, यानी कि अनेकों कोशिकाएं द्वारा संपादित की जाती है। जैसे इनके कई भाग हैं, जैसे मुख गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, आंत और गुदा आदि प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद यह इनकी जो मानव की जो पाचन की क्रिया होती है वह पूर्ण होती है और रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में भोजन का ग्रहण पादाव की सहायता से होता है, यानी कि उनमें जो कृत्रिम पाँव होते हैं उनकी सहायता से उनको भोजन का ग्रहण किया जाता है और खाद्य ध्वनि में पाचक रस का स्राव होता है, जिससे भोजन अवशोषित कर अमीबा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब है मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्यों को लिखें। अब मनुष्य में पाए जाने वाले दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक और चौथा है अग्रचवर्णक। कृंतक का कार्य काटने का, रदनक का कार्य फाड़ने का, चवर्णक का पीसने और चबाने का, अग्रचवर्णक का अच्छी तरह से पीसने और चबाने का।